Hello everyone, welcome back to CA Edu Tells. So this is the last part of essay 210 जिसमें हम देखेंगे ऑडिटर ने सेपरेट एंगेजमेंट लेटर कब कब इशू करना पड़ेगा, राइट? सो द नेम ऑफ एसे इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या देखा था essay 210 के? हमने देखे थे प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, फिर एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, अगर वो एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है बट इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, फिर ऑडिटर ने क्या करना है. ऑडिटर के ऊपर अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप आता है बाय मैनेजमेंट तो फिर ऑडिटर ने कैसे रिएक्ट करना है, फिर चेंज इन टर्म्स हो जाते हैं तो ऑडिटर ने क्या करना है, राइट? देन हमने देखा था एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं विद द एग्जांपल ऑफ अ फर्नीचर शॉप, और फिर हमने एंगेजमेंट लेटर का एक एग्जांपल भी देख लिया था लास्ट वीडियोस में. तो नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. आपको वीडियो पॉज करना है फॉर 2 minutes एंड यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट्स, उसके चार्ट्स एंड कीवर्ड्स, राइट? नो चीटिंग. So done? Okay. So now let's move further. अब क्या है रिकरिंग ऑडिट? रिकरिंग ऑडिट मतलब क्या? जो ऑडिट आपका सालों से चल रहा है, मतलब इट्स नॉट योर फर्स्ट ईयर ऑडिट, मे बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, है ना? तो क्या लिखा है? द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड. मतलब सालों से ऑडिट अगर चल रहा है, 2-3 सालों से, तो सेम एंगेजमेंट के लिए हमें बार बार न्यू एंगेजमेंट लेटर नहीं देना पड़ेगा, है ना? ऐसे ऑडिटर डिसाइड कर सकता है, एवरी ईयर नहीं देना पड़े. However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of existing terms. मतलब ऐसे कोई circumstances है जिनके जो अगर आते हैं तो ऑडिटर को शायद टर्म्स रिवाइज करने पड़ेंगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के, और फिर उसे एक न्यू एंगेजमेंट लेटर भी इशू करना पड़ेगा. तो ये कौन कौन से फैक्टर्स है एक बार देख लेते हैं. The first one is any indication that the entity misunderstands the objective and scope of the audit. तो अगर आपको कभी लगे कि मैनेजमेंट एंटिटी का हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब शायद मैनेजमेंट ऐसे सोच रहा है कि ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन, वो एक 100% चेकिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा है आपसे, थरोली सारे ट्रांजैक्शंस आपको टेस्ट करने ऐसे मैनेजमेंट मान रहा है. बट आपको तो पता है कि ऑडिट इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग मटेरियलिटी, है ना? क्योंकि हम सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पे ही रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं. बट मैनेजमेंट को शायद ऑडिट लग रहा है कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस होता है. तो अगर आपको ऐसे कभी भी लगे कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपका स्कोप, आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करके मैनेजमेंट को बता सकते हो कि वी आर प्रोवाइडिंग द रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, राइट? देन क्या है एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब मान लो कभी अगर ऐसे हो गया कि आपने जो एंटिटी का ऑडिट आप कर रहे हो उसे शायद कोई एक गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए, मान लो, ओके? तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्या है कि उन्होंने बोला है कि आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लगेगा जो आपको एक सीए से लेना है, ऑडिटर से लेना है. तो कंपनी क्या करती है, आपको रिक्वेस्ट करती है कि ऑडिटर आप हमें एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे दो जिसकी वजह से हमें वो गवर्नमेंट ग्रांट मिल सके इन एडिशन टू योर रेगुलर ऑडिट. तो ऑडिटर फ्री में तो सर्विसेज नहीं देगा, है ना? कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी अगर इशू करना है ऑडिटर को, काम तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ऑडिटर फीस भी तो चार्ज करेगा. बट हमारे ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर में क्या है, फीस कुछ तो डिटरमाइन है विच इज़ फॉर द ऑडिट. बट अभी इन्होंने एक स्पेशल टर्म्स लाए, कंप्लायंस सर्टिफिकेट उनको चाहिए इसलिए, है ना? तो इन दैट केस यू कैन रिवाइज द एंगेजमेंट लेटर, यू कैन इशू द न्यू एंगेजमेंट लेटर, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर मिसअंडरस्टैंड किया है मैनेजमेंट ने आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपके स्कोप को, तो आपको इशू करना है न्यू एंगेजमेंट लेटर. फिर है कि अगर कोई स्पेशल टर्म्स आ रहे हैं, रिवाइज टर्म्स आ रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट में आपके, तो आपको वो करना पड़ेगा, न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा. फिर आगे क्या है, आगे सारे चेंजेस है. एक कंपनी में कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं उसको उन्होंने बताया स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, सीनियर मैनेजमेंट. तो सपोज अगर कोई न्यू सीएफओ ज्वाइन करता है कंपनी, हु इज़ अनफेमिलियर विद द ऑडिट प्रोसेस, तो ऑडिटर को री एक्सप्लेन करने पड़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है उसके अपने, है ना? तो एंगेजमेंट लेटर उसको शायद न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ सकता है इन केस ऑफ चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट. देन देर इज चेंज इन द ओनरशिप. मतलब क्या है, आप जो ऑडिट कर रहे थे वो एक प्राइवेट कंपनी है. अब मान लो वो प्राइवेट कंपनी जो है वो एक लिस्टेड कंपनी ने एक्वायर कर ली.
अगर लिस्टेड कंपनी ने एक्वायर कर ली तो आपको तो टर्म्स रिवाइज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी रिपोर्टिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है देन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। तो इसलिए चेंज इन ओनरशिप के केस में भी आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ सकता है। देन देयर इज नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस में अगर चेंज आ गया, मतलब वो शायद एक्सपांड कर रहे हैं, है ना, न्यू प्रोडक्ट लाइन शायद वो कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, तो नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस में अगर चेंज हो गया तो भी आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा मोस्टली, राइट। देन देयर इज चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो मान लो एक न्यू लॉ आता है जिससे आपको रिपोर्ट करना है अभी CSR एक्सपेंडिचर पे। तो जो भी कंपनी CSR के नाम पे एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका कंप्लायंस कर रही है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसका भी आपको रिपोर्टिंग करना है, ऐसे लॉ में आपके लिखा हुआ है, वो चेंज आ गया है लॉ में, ठीक है। तो इन दैट केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इन दिस केस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर। इन दैट केस आपका एंगेजमेंट लेटर भी उसी अकॉर्डिंगली अपडेटेड होना चाहिए। देन देर इज चेंज इन FRF अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो FRF में ही अगर चेंज आ गया, कंपनी शिफ्ट्स टू IFRS मान लो, तो फिर आपके रिवाइज करने ही पड़ेंगे टर्म्स, क्योंकि आपका जो भी ऑडिट चल रहा है वो फ्रेमवर्क के बेसिस पे पहला अपना प्री कंडीशन ही वही है कि इफ द FRF इज एक्सेप्टेबल, है ना। तो वही अगर चेंज हो रहा है तो आपको तो न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना ही पड़ेगा, करेक्ट। एंड देन लास्ट वन इज अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अभी सपोज एक कंपनी ने लोन लिया है, उसका एक मेजर लेंडर वही है जिससे इन्होंने लोन लिया है, तो वो लेंडर क्या बोलता है कि अभी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी कंपनी के हैं उसके ऊपर उसको रिपोर्ट देना है ऑडिटर को। इट्स अ पार्ट ऑफ लोन कोवेनेंट, है ना, लोन की ही एक ये कंडीशन बन गई है। तो ऑडिटर के पास एक्स्ट्रा काम आ गया इन एडिशन टू हिज यूजुअल एनुअल ऑडिट, कॉर्पोरेट मतलब क्वार्टरली हमें रिपोर्ट देना है, राइट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। तो ये एक नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गया ऑडिटर के पास, इसलिए उसको अपने जो टर्म्स है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, राइट। तो पहला क्या था, इट वाज मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट अगर मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। देन क्या था, अगर कोई स्पेशल टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट में, रिवाइज हो रहे हैं, तो वो था। फिर आ गए थे हमारे सारे चेंजेस। तो चेंजेस में आप ऐसे अगर कंपनी को इमेजिन करते हो, पहले तो आपको एक कंपनी की बिल्डिंग दिखेगी, है ना, तो नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, वो बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग्स हो गए मान लो, तो नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस। फिर एंटिटी में काम कौन कौन कर रहे होंगे, उसके सीनियर मैनेजमेंट काम कर रहे होंगे, उनका ही अगर चेंज हो गया तो ओनरशिप में ही चेंज हो गया, जो कंपनी का नाम है वही चेंज हो रहा है, मतलब प्राइवेट से लिस्टेड हो रही है वो, है ना, वो अगर हो रहा है। फिर क्या है, कंपनी लॉज के बेसिस पे चलती है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना, लॉ के लीगल रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंज आ गया। फिर कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कंपनी के, वो बेस्ड होते हैं FRF पर, तो वो FRF ही चेंज हो गया। एंड देन ऑडिटर के कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सारे चेंजेस के केसेस में आपको देखना है कि आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना है क्या, ठीक है। नाउ ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स में क्या है, इन केसेस में कब कब आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। सो पढ़ते हैं, व्हेन द ऑडिटर ऑफ अ पेरेंट एंटिटी इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ अ कंपोनेंट। मतलब मान लो एक सब्सिडरी है और एक पेरेंट एंटिटी है, दोनों के ऑडिटर सेम ही है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। द फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस द डिसीजन वेदर टू सेंड अ सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टू द कंपोनेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कंपोनेंट ऑडिटर के केस में आपको कब कब एंगेजमेंट लेटर, न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ता है, सेपरेट एंगेजमेंट लेटर, न्यू नहीं बोलेंगे, सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ता है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हु अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर। मतलब मान लो कि एक सब्सिडरी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, वो सेम ऑडिटर है पेरेंट कंपनी का, वही ऑडिटर है, बट वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करते हैं। तो इन दैट केस, क्योंकि अपॉइंटमेंट सेपरेट हो रही है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज डिफरेंट है, इसलिए आपको सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा इन दिस केस, ठीक है। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। देन अपना क्या काम है, रिपोर्ट देने का। तो अगर आपको सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ रहा है, वेदर अ सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज टू बी इशूड ऑन द कंपोनेंट। तो मान लो अगर आपकी कोई एक कंपनी की सब्सिडरी है, वो जर्मनी में है,
उसका जो भी ऑडिट होता है वो जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करना पड़ता है सेपरेट। ठीक है, तो क्योंकि आपका ऑडिट रिपोर्ट ही सेपरेट जा रहा है तो इसलिए आपको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देने की ज़रूरत है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू ऑडिट अपॉइंटमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या कि सपोज आप किसी एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो, ओके, आप बैंकिंग एक सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे हो, तो वो रेगुलेटेड होती है बाय आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई ऐसे मैंडेट करती है कि आपको फॉर्मल ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा फॉर ईच एंटिटी। भले ही आप सेम पेरेंट ऑडिटर हो, मतलब पेरेंट के भी आप सेम ऑडिटर हो, कंपोनेंट के भी सेम ऑडिटर हो, फिर भी आपके लॉ में आरबीआई के लॉ में ऐसे मैंडेटरी है कि आपको सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दैट केस यू नीड टू कंप्लाई विद दैट, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट ही मैंडेट कर रही है, राइट। तो इन दिस केस आपको सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। देन डिग्री ऑफ ओनरशिप बाय पेरेंट। तो कोई एक अगर होली ओन सब्सिडरी है, मतलब 100% अगर पेरेंट के पास है उसके, तो एक सेपरेट एंगेजमेंट लेटर की इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ पेरेंट ही कंट्रोल कर रहा है। बट कोई एक अगर पेरेंट सिर्फ 40% ओन कर रहा है, मान लो कि वो एक जॉइंट वेंचर है, तो आपको क्या है कि सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि ओनरशिप इतना ज़्यादा नहीं है उसमें, है ना, 40% ही है, तो आपको क्लियरली आपके स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने पड़ेंगे वो सब्सिडरी को। इन दैट केस आपको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। तो सपोज आपकी एक कोई सब्सिडरी है, मान लो जर्मनी में ही है, यूएस में ही है सपोज, और उसके जो भी डिसीजंस है वो डिसीजंस उसकी इंडिपेंडेंटली उसकी मैनेजमेंट ले रही है सब्सिडरी की, उसमें कोई भी पेरेंट की ओवरसाइट नहीं है, पेरेंट को कुछ वो पूछ ही नहीं रहे, ठीक है, खुद से ही अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं। सो इन दैट केस आपको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है सारे सब्सिडरी वाले, ठीक है, पेरेंट को नहीं पूछ रहे वो। तो आपको भी पेरेंट को सिर्फ हमने इशू किया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऐसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि पेरेंट को पूछ नहीं रहे तो आपके एंगेजमेंट लेटर को भी नहीं पूछेंगे, इसलिए आपको सेपरेट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स के केस में आपको कब कब सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें कौन अपॉइंट कर रहा है वो एक बार देखो, ठीक है, कौन अपॉइंट कर रहा है, फिर देखो कि आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की, तो वो आपको सेपरेट देना पड़ रहा है क्या ऑडिट रिपोर्ट, पेरेंट को अलग और सब्सिडरी को अलग, तो अलग अलग, क्योंकि जर्मन लॉ में था, है ना, तो वैसे अगर हो रहा है क्या, तो आप सेपरेट एंगेजमेंट लेटर कर लो। देन आप देखो कि लीगल रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे मैंडेट करती है क्या, और फिर आप देखो कि पेरेंट कितना ओन कर रहा है, 100% ओन कर रहा है, 40% ओन कर रहा है, क्या कर रहा है ना। और सिर्फ ओन नेसेसरी नहीं है, आप देखो कि डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी है क्या उसमें, सब्सिडरी खुद से खुद के डिसीजंस ले रही है या पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो भी देख लो, और आप उसके हिसाब से आप डिसाइड करो आपको सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना है या नहीं। ओके, एंड देन वी आर मूविंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज, in some cases, the law or regulation applicable to the entity prescribes the layout or wording of the auditor's report in a form or in terms that are significantly different from the requirements of the essays। तो जैसे ऐसे में बताया गया है वैसे आपको रिपोर्ट इशू करना ही नहीं है। कोई एक लॉ रेगुलेशन ऐसा है जो आपको कुछ अलग ही रिपोर्ट इशू करने के लिए बोल रहा है, तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर ने क्या करना है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज कोई एक ऐसा लॉ रेगुलेशन आपको बोल रहा है कि आपको आपके जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसमें आपको मतलब मेंशन करना है कि अकाउंट्स आर करेक्ट। हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रू एंड फेयर, अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, बट ये बोल रहा है कि नहीं, आपको बोलना है अकाउंट्स आर करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यूजर्स माइट अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड द अश्योरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब करेक्ट से क्या जाता है उनको इंट्यूशन कि ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस होगा, एब्सोल्यूट मतलब 100% करेक्ट, बट हम क्या देते हैं, हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर, राइट। तो इस तरह से अगर हम यूजर्स को मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि हम 100% अश्योरेंस तो नहीं दे रहे, बट क्योंकि हम मेंशन कर रहे हैं द अकाउंट्स आर करेक्ट, इसलिए यूजर को लग सकता है कि हम 100% अश्योरेंस दे रहे हैं, राइट। सो आपको ये देखना है पहले कि वेदर यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड द अश्योरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ सो, अगर वैसे हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना है आपके रिपोर्ट में विच कैन मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग।
मतलब आपको आपके रिपोर्ट में क्लैरिफाई करना है कि इवन इफ वी आर मेंशनिंग द अकाउंट्स आर करेक्ट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ बट वी आर प्रोवाइडिंग द रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, ये ऐसे आपको देना है। अब आगे क्या लिखा है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। मतलब क्या है, अगर ये ऑडिटर ऐसे बताने से भी रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब उसको लगता है कि यूजर्स को समझेगा ही नहीं कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, सिर्फ मैंने अगर लिखा कि अकाउंट्स आर करेक्ट तो यूजर उसके बेसिस पे ही अपना अपना अजम्पशन बना देंगे। अगर ऐसे ऑडिटर को लग रहा है कि एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने का भी कुछ काम का नहीं है वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग मिटेगा ही नहीं, है ना, तो इन दैट केस ऑडिटर ने क्या करना है, वो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहिए। हमने ऐसे बोला, ऐसे कभी होना नहीं चाहिए, है ना, गलत हमने बोला, ऐसे कभी लगना नहीं चाहिए किसी को। तो इसलिए ऑडिटर ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करनी है ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। मतलब लॉ रेगुलेशन ही बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करके ये ऑडिट एंगेजमेंट करनी ही है, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता अनएक्सेप्टेंस का, है ना, तो आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, एन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सच लॉ रेगुलेशन डज नॉट कंप्लाई विद एसेज, है ना, क्योंकि हम एसेज के अकॉर्डिंग रिपोर्ट ही नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो ये ऑडिट एंगेजमेंट जो है कंप्लाई ही नहीं कर रही है एसेज के साथ। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द ऑडिट हैविंग बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेज। मतलब हमें ये नहीं बोलना है कि हमने एसेज के अकॉर्डिंग ऑडिट किया है, ऐसे हमें कोई भी रेफरेंस उस ऑडिटर्स रिपोर्ट में नहीं देना है। ठीक है, तो क्या था ये कि कोई एक लॉ रेगुलेशन है जो बोलता है कि आपका जो लेआउट वर्डिंग्स है ऑडिटर्स रिपोर्ट का वो डिफरेंट होना चाहिए, एसेज आपके एसेज को छोड़ दो और डिफरेंट ही कुछ बना दो, ऐसे अगर बोल रहा है तो आपको पहले देखना है कि इससे यूजर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्या रिगार्डिंग द अश्योरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट। अगर हो रही है तो आप क्या करो, आप एडिशनल एक्सप्लेनेशन दो जिससे वो मिटिगेट हो जाए पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। बट अगर आपको लग रहा है कि ये एडिशनल एक्सप्लेनेशन से भी कुछ नहीं होगा तो आप क्या करो, आप वो एंगेजमेंट ही छोड़ दो, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन अगर आपको लॉ बोलता है कि आपके पास ये अनएक्सेप्टेंस का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करो, क्योंकि आपके ये ऑडिट एंगेजमेंट एसेज के साथ कंप्लाई नहीं करने वाली, इसलिए आप अपने रिपोर्ट में कोई भी एसेज का रेफरेंस मत दो कि हमने एसेज को कंप्लाई किया है, ऐसे आप मत बोलो। ठीक है, यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट essay 210। हमारा नेक्स्ट ऐसे होगा essay 500, क्योंकि अभी हमने 200 में देखे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, हमने समझ लिया अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फिर ऑब्जेक्टिव समझे इसलिए हमने क्या किया, 210 में टर्म्स एग्री कर लिए, एंगेजमेंट लेटर भी इशू कर लिया। ठीक है, अब ऑडिट करना है तो क्या करना है, हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। तो ऑडिट एविडेंस क्या, कैसे कलेक्ट करना है, ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है वो तो समझना पड़ेगा, जो कि लिखा हुआ है essay 500 में, इसलिए हम कवर करेंगे essay 500। एंड ऑल्सो अपकमिंग वीडियोस जो आने वाले हैं चैनल पे, उस पर हम ये 210 जो कवर किया उसके RTPs MTPs पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे विच आर रिलेवेंट टू essay 210। एंड यू विल ऑल्सो सी द डिटेल्ड रिविजन वीडियो ऑफ essay 210 एंड additionally LDR video, last day revision video, which is for your last day before exam preparation, है ना, वो भी आएगा। तो stay tuned and thank you so much for staying with me till the end. See you in the next video. Till then, bye bye.